हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्राएं की है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट देश है अपने लिए वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है मेलबोर्न शिखर सम्मेलन है वो 9 जुलाई 2026 को है वो आयोजित किया गया। तो इसमें है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत सारे समझौते हुए हैं। इन सभी समझौतों की चर्चा है अपन आज इस क्लास में करेंगे। ये क्लास आपके लिए आईएएस मेंस, आरएस मेंस या फिर अन्य जो पीसीएस है मेंस, उन सब के लिए है वो समान रूप से उपयोगी है वो रहेगी। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि क्या क्या है वो समझौता है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं। ये बहुत, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही बड़े भागीदार देश है। दोनों क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है जिसको अपन क्वाड कहते हैं, उनके पार्टनर है दोनों। मालाबार जो एक युद्धाभ्यास होता है, नेवल जो एक्सरसाइज होती है, उसमें दोनों देश है वो साझा करते हैं। अभी हाल ही में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दा रहा है, जो समझौता हुआ है, वो है कि ऑस्ट्रेलिया ने 12 वर्षों के प्रयास के बाद है वो भारत को यूरेनियम, जो परमाणु ऊर्जा के लिए बहुत ही आवश्यक फ्यूल है, वो देने के लिए राजी हुआ है। उसके लिए एक समझौता किया है। फिर अन्य भी और समझौते हुए हैं, जैसा यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। परमाणु ऊर्जा समझौता है, रक्षा नवाचार गलियारा है यहाँ पे, उसके ऊपर सहमति बनी है। फिर है क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर है, इसके ऊपर सहमति बनी है। ये अनुसंधान कोष के ऊपर सहमति बनी है। और भी ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं, ठीक है, पैक्ट्स वगैरह है, उनके ऊपर है वो सहमति इस समझौते के तहत है वो बनी है। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे उन्होंने इंडियन डायस्पोरा है उनको भी अपनी तरफ से है वो उन्होंने बातें कही उनको। ठीक है, तो उन सब के बारे में है वो अपन इस क्लास में देखते हैं। अपन है वो देखो शुरुआत से देखेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किस तरीके से जो राजनयिक संबंध है उनकी शुरुआत हुई है। तो जब शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक है वो क्या क्या चीजें हैं वो प्रोग्रेस रही है। ये है, वैसे अपना फोकस ज्यादा है अभी करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा कि भाई वर्तमान में है वो क्या मुद्दे रहे हैं, पर अपन है वो संदर्भ भी लेके चलेंगे साथ में। ठीक है, तो ऐसे ये क्लास काफी लंबी होने वाली है, तो आप सभी है वो आराम से पेशेंस के साथ है वो देखिएगा। ठीक है, ताकि आप है वो मेंस आंसर राइटिंग के अंदर अपना है वो कंटेंट या फिर नॉलेज का है उसका विस्तार कर सके, कॉन्सेप्ट है वो बिल्डिंग आपके साथ हो सके। तो सबसे पहले एक तो शिखर सम्मेलन है, रणनीतिक साझेदारी का सम्मेलन है 2026 के अंदर। इसको अपन क्या कहेंगे, मेलबोर्न शिखर सम्मेलन 9 जुलाई 2026 को हुआ है। यहाँ पे देखो भारत के प्रधानमंत्री है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, एंथनी एल्बनीज है। ठीक है, फिर यहाँ पे वो गवर्नर के साथ भी मिल रहे हैं, वहाँ पे जो अलग अलग स्टेट है उनके गवर्नर है, ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नर है उनके साथ मिल रहे हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्री है, और अभी भी जो अपना हेड ऑफ नेशन है वो ब्रिटेन की महारानी है, उसको मानते हैं। ठीक है, पर फिर भी वहाँ पे जो गवर्नर्स है उनके साथ है वो मोदी जी ने चर्चा है वो की है। अब अपन देखते हैं कि देखो इसमें कौन कौन से गवर्नर्स हैं उनसे मिले हैं। गवर्नर जनरल सैम मोस्टिन है, उनसे मिले, उनसे आर्थिक शिक्षा और नवाचार की साझेदारी पर चर्चा है उन्होंने की है। फिर है गवर्नर प्रोफेसर मार्गरेट गार्डनर है, उनसे काफी चर्चा की है। वो कहाँ पे, विक्टोरिया के जो है गवर्नर है, ठीक है, उनके साथ शैक्षिक और छात्र गतिशीलता संवाद पे है काफी चर्चा हुई है। फिर जो पूर्व प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, उनके साथ भी इन्होंने चर्चा की है। द्विपक्षीय संबंधों और पिछली प्रगति है उसकी समीक्षा है वो इन्होंने करने का है वो प्रयास किया है। फिर अपन इधर देखते हैं जो कूटनीतिक हैट्रिक है कि 12 वर्षों बाद, मतलब सॉरी 12 वर्षों नहीं, जो मोदी जी के जो 12 वर्ष का जो टेन्योर है उसमें मोदी जी है वो तीसरी बार है वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। और जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब है वो 28 सालों बाद है वो कोई भारत का प्रधानमंत्री है वो ऑस्ट्रेलिया में गया था। या मोदी जी ने तो अपनी तरफ से हैट्रिक लगा दी है, 12 साल में 3 बार है वो जाके आ गए। अब इसमें देखो बहुत सारी और भी चीजें हैं वो प्रोग्रेस हुई है। एक तो है वार्षिक नेता स्तरीय शिखर सम्मेलन है वो लगातार है वो आयोजित हो रहा है। कभी ऑस्ट्रेलिया के जो है प्रधानमंत्री हेड ऑफ नेशन यहाँ पे आ रहे हैं, कभी भारतीय प्रधानमंत्री उधर जा रहे हैं। फिर 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री संवाद है वो स्थापित हुआ है। अब 2+2 संवाद क्या होता है, डायलॉग क्या होता है, ये भारत के 2 मंत्री, कौन कौन से मंत्री, एक तो रक्षा मंत्री होंगे, एक विदेश मंत्री होंगे, और ऑस्ट्रेलिया के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, वो एक काफी डिप्लोमेटिक टॉक करेंगे, डीप डिप्लोमेटिक टॉक इसमें की जाती है। तो भारत है वो कुछ ही देशों के साथ है वो 2+2 की वार्ताएं करता है। एक तो यूएसए के साथ करता है, वो जापान के साथ करता है, रशिया के साथ है, ब्राजील के साथ है, यूके के साथ है। इन देशों के साथ है वो भारत की 2+2 वार्ताएं होती है। बाकी दूसरे देशों के साथ है वो इतनी 2+2 वार्ताएं नहीं होती है। ठीक है, फिर है विदेश मंत्री फ्रेमवर्क संवाद है। फिर संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग वो 1989 से है वो शुरू किया गया है। यहाँ पे देखो 1989 है वो लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा भाई। जिनको भी इसमें देखो विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाली हुई है, थ्रू सिविल्स आईएएस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पे इसकी पीडीएफ है वो डाल दी जाएगी। आप इस पीडीएफ को लेके बैठिएगा और साथ में इस क्लास को है वो देखिएगा। फिर देखो एक सबसे बड़ा जो समझौता हुआ है उसको अपन पहले इस क्लास में देख लेते हैं। जो यूरेनियम की आपूर्ति है इससे संबंधित है वो समझौता है वो किया गया है।
ठीक है। तो 9 जुलाई 2026 को प्रशासनिक व्यवस्था है वो स्थापित की है, किसके लिए? परमाणु समझौते के तहत व्यावसायिक यूरेनियम आपूर्ति के लिए। अब भारत है, भारत बहुत बड़ा देश है, तो एनर्जी सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, एनर्जी खपत है वो ज्यादा है। तो भारत ने एक टारगेट स्थापित किया है कि भाई 2047 तक हमें वो 100 गीगावाट है वो एनर्जी किससे बनाएंगे? यूरेनियम से, न्यूक्लियर एनर्जी से बनाएंगे। तो उसके लिए एक एक्ट भी बना रखा है, शांति एक्ट। उसका नाम क्या है? शांति एक्ट। इसका पूरा नाम क्या है? सेफ एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। इस अधिनियम के तहत है वो भारत चाहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी से 100 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, क्योंकि इससे में फ्यूल है वो कम बर्न होता है और जो पोल्यूशन भी मुझे लगता है थोड़ा कम होता है बाकी जो कोल वगैरह की तुलना में। ठीक है, तो इसके तहत है वो भारत के लिए एक सोर्स मिल गया है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया विश्व का 28% यूरेनियम का भंडार है वो रखता है। ये तो 28% अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ऑस्ट्रेलिया के अकेले के पास, एक सिंगल कंट्री के पास 28%। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक रणनीतिक से और विश्वसनीय स्रोत है वो साबित होगा। तो ये बहुत बड़ी डील है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है डील भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रही है। अब इसमें देखो ये 12 वर्षों के बड़े विचार विमर्श के बाद है वो ये इसके ऊपर समझौता हुआ है। फिर इसके जो निगरानी है वो कौन करेगा? IAEA इसकी है वो निगरानी करेगा। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, उसका काम क्या होता है कि भाई आप परमाणु ऊर्जा है या जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसका शांतिपूर्ण उपयोग करो, जो है सिविलियन उसका यूज किया जाए, इसके लिए मॉनिटरिंग है वो उसके द्वारा की जाती है। जैसे आप ईरान वाले केस में भी आपने देखा होगा कि भाई इजराइल है, अमेरिका क्या चाहते हैं कि जो IAEA की जो निगरानी के अंदर है वो जो ईरान अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है या फिर न्यूक्लियर फ्यूल है, एनरिच्ड फ्यूल है, उसको सौंप दे और IAEA से लगातार है वो निगरानी बनाए रखे। ठीक है, तो ईरान पहले बीच में इसके लिए एग्री था नहीं, अब एग्री है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये भारत के लिए बहुत ही मील का पत्थर है वो साबित होगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी इसलिए मैंने पहले बता दी। अब अपन देखेंगे कि शुरुआत से लेके अभी तक है वो भारत के किस तरीके से राजनीतिक संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ स्थापित हुए हैं। तो सबसे पहले 1941 के अंदर सिडनी में प्रथम व्यापार कार्यालय है वो स्थापित किया गया था। इसको बाद में वाणिज्यिक दूतावास है वो बना दिया गया। फिर ये तो भारत ने स्थापित किया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने 1944 के अंदर भारत ने प्रथम है वो ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त की नियुक्ति है वो की है। उसके बाद अपन देखते हैं 2024 में ये लगातार चलता रहा। फिर कैनबरा के अंदर उच्चायोग और प्रमुख शहरों में सक्रिय वाणिज्यिक दूतावास है वो भारत ने स्थापित किए। फिर उसके बाद 2024 के अंदर ही बेंगलुरु में नया वाणिज्यिक दूतावास है वो स्थापित किया ऑस्ट्रेलिया ने। और 5 है वो राजनयिक मिशन सक्रिय है भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ कहाँ पे? नई दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, मुंबई में है और बेंगलुरु के अंदर है। तो ये कुछ राजनयिक मिशन है ऑस्ट्रेलिया के। अब है वो स्वतंत्रता पूर्व के व्यापारिक संपर्कों से लेकर वर्तमान में घनिष्ठ राजनयिक नेटवर्क तक का ऐतिहासिक सफर है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साथ में निभाया है। अब कुछ चीजें रह गई थी वो अपन इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो 2020 से 23 के बीच में जो रणनीतिक छलांग है वो भारत ने लगाई है कि 2020 में भारत ने एक CSP जिसको अपन कहते हैं व्यापक रणनीतिक साझेदारी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो स्थापित की। इसके तहत है वो 2+2 वार्ता जो शुरू है उसकी शुरुआत की गई। 2+2 वार्ता मतलब रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आपस में है वो वार्ताएं करेंगे, डीप डिप्लोमेटिक टॉक्स करेंगे। ठीक है, फिर है वो 9 जुलाई 2026 को मेलबोर्न शिखर सम्मेलन अभी जो हुआ है लेटेस्ट, इसमें रक्षा के ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर, नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक संधियां है वो स्थापित की है और ये भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है वो भविष्य का विजन है 2047 तक है वो भारत चाहता है कि 100 गीगावाट एनर्जी है वो न्यूक्लियर पावर से प्राप्त करे। तो उसके लिए यूरेनियम का सोर्स है वो ऑस्ट्रेलिया भारत को मिल चुका है। और भारत का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको है वो 100 बिलियन AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो उसको करना है। तो ये भारत का विजन है। अब अपन देखते हैं ये CSP जो था ना, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये इसमें मतलब क्या क्या चीजें हैं? इसमें यह है कि तो समुद्री सुरक्षा है, क्योंकि देखो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इंडो पैसिफिक रीजन को साझा करते हैं। इंडो पैसिफिक मतलब इंडस ओशियन और पैसिफिक ओशियन। इंडिया के नीचे कौन सा है? इंडस ओशियन है। और जो ऑस्ट्रेलिया किस में है? पैसिफिक ओशियन के बीच में है। ठीक है, तो ये दोनों ही सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे चाइना है वो लगातार अपना चैलेंज है वो बाकी वाले देशों को देता रहता है। तो उसको काउंटर करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया को दोनों को साथ में आना बहुत ही जरूरी है। फिर व्यापार और निवेश, तो इसमें एक दूसरे के साथ है वो सहयोग लगातार स्थापित हो रहा है। फिर रक्षा और सुरक्षा, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये सब देखो डायमेंशन किसके? CSP के अंदर शामिल है वो किए गए। शिक्षा और पर्यटन, कृषि सहयोग, शिक्षा और सहयोग, ये सब चीजें किसमें है? CSP के अंदर शामिल है।
और ये सारी आपसी विश्वास और साझेदारी पर आधारित है। इसके बाद अपन देखते हैं कि क्या क्या है वो समझौते अभी जो मेलबोर्न शिखर सम्मेलन है हुआ है उसमें कौन कौन से समझौते हुए हैं। तो सबसे पहले अपन एक इधर वाला देखते हैं, संयुक्त घोषणा पत्र है वो जारी किया गया। अब इसके अंदर है कि एक समझौता हुआ MLS से, ठीक है। फिर दूसरा MLSC मतलब ये लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एग्रीमेंट हुआ है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है। फिर है थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन सब के लिए जो है म्यूचुअली जो रियल टाइम सूचना है उनको आदान प्रदान करने का एक समझौता हुआ है, ठीक है। फिर एक दूसरे के ये सैन्य अड्डों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में भी देखेंगे अगली स्लाइड में, ये पहले थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। फिर एक डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर स्थापित करने का समझौता हुआ है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलके एक डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है, ताकि उसमें है वो मतलब इनकी आत्मनिर्भरता बढ़ सके। भारत में मेक इन इंडिया बढ़े, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा मेक इन ऑस्ट्रेलिया जैसा हो, और फिर दोनों देश मिलके है वो अपने आवश्यकताओं के जो सारे डिफेंस के प्रोडक्ट है वो एक साथ ही बना सके, ठीक है। फिर है स्टार्टअप और MSME का सीधा जुड़ाव, यही रोबोटिक्स और अगली पीढ़ी के सैन्य संचार नेटवर्क का सब विकास है वो इसमें किया जाएगा। फिर संस्थागत एकीकरण, फिर 2028-29 तक ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा विश्वविद्यालय है ना वहां पे भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनकी नियुक्ति करने का प्रावधान है वो किया गया है, और वार्षिक रक्षा व्यापार मिशन है वो उसकी शुरुआत है वो की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इनके ऊपर है वो समझौता हुआ है। फिर एक है भू रणनीतिक तत्परता है दोनों देशों ने दिखाई है। अब चाइना लगातार क्या है कि ऐसी ऐसी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। अब जो जो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं ICBM, ठीक है, तो वो उसका टेस्ट है वो चाइना कर रहा है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने इसका विरोध किया है, ठीक है, और गंभीर चिंता है वो व्यक्त की है। फिर भारत ने LOC के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, ठीक है, तो उसका जो है समर्थन ऑस्ट्रेलिया ने किया है। फिर भारत LAC जो होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना के बीच में, तो वहां पे ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जो चलाया है, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड मतलब जो चाइना की तरफ से जो बॉर्डर है ना LAC जिसको अपन कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको सुरक्षित करने के लिए वहां पे चाइना का एग्रेशन है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 2.0 है वो चलाया है। और इन दोनों देशों ने इनके ऊपर है वो तत्परता दिखाई है, एक दूसरे को अपना समर्थन है वो दिखाया है। तो इन चीजों को अपन है वो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। संयुक्त रक्षा घोषणा वो अपन देखते हैं, देखो जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, इसको मतलब अपनाया है दोनों देशों ने। फिर इंटर ऑपरेटेबिलिटी मतलब जो भारत की सेनाएं हैं, ठीक है, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, उनके बीच में समन्वय और रियल टाइम सूचनाओं के आदान प्रदान पर सहमति है वो दोनों देशों ने बनाई है। फिर है दोनों देशों के पारस्परिक आधार पर सैन्य विमानों, गश्ती जहाजों के लिए एक दूसरे के रणनीतिक सैन्य क्षेत्रों, हवाई पट्टियों और बंदरगाहों के उपयोग का विस्तार है वो यहाँ पे किया है। मतलब दोनों देश या दोनों देशों की सेनाएं हैं एक दूसरे के जो सैन्य सहयोग है उसको पूरा करेंगे। बंदरगाह को यूज कर सकते हैं, वहाँ के एयरपोर्ट को यूज कर सकते हैं, जो मिलिट्री पोर्ट्स होते हैं ना, जहाज है उसको यूज कर सकते हैं, सैन्य विमान है उसको यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा एक है MLS जो अपने देखा था, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। इसमें ये है कि भाई भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो सेनाएं हैं आपस में कई बार युद्धाभ्यास करती है एक साथ, ठीक है। अब इस युद्धाभ्यास में जैसे ऑस्ट्रेलिया की सेना भारत में आई हुई है तो अपने साथ वो रसद आपूर्ति वगैरह वो नहीं लेके आएगी, तो वहां की सेना जब यहाँ आएगी तो उसकी सारी रसद है वो भारत प्रदान करेगा। रसद है, ईंधन है, मरम्मत अड्डे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो एक दूसरे को पहुंच है वो दी जाएगी। भारत की सेनाएं वहां जाएगी तब उनको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिया जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं अपन, MLSA म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है वो दोनों देशों के बीच में किया है। फिर ये अपन देख चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो रक्षा कॉलेज है उसमें भारतीय सैन्य प्रशिक्षक है उसकी तैनाती की आधिकारिक घोषणा है वो की है। उसके बाद एक ICBM जो चाइना ने बनाया है उसको रोकने के लिए दोनों देशों ने मतलब ये जो फैसले है वो क्यों लिए हैं, क्योंकि चाइना का एग्रेशन है वो लगातार इस क्षेत्र में है वो बढ़ रहा है। ये चाइना ऐसी ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकती है, तो ये सभी के लिए खतरा है। भाई चाइना को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमला करना होगा तो भी वो कर पाएगा उससे, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी है वो हासिल कर चुका है। तो ये रक्षा और रसद से संबंधित है वो एग्रीमेंट, इसके ऊपर अपन ने बात कर ली है। अब अपन अगला देखते हैं रक्षा नवाचार गलियारा, ठीक है। तो रक्षा नवाचार गलियारा क्या है कि डिफेंस से संबंधित जो भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और सह विकास है वो इसमें किया जाएगा। तो दोनों सरकारों ने रक्षा उद्योगों के बीच में सह विकास और आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर की घोषणा की है। क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर। अब इसमें क्या होगा
इसमें ये गलियारा सुरक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। अब इसमें अपन 3 चीजें देख सकते हैं। अब कौन कौन सी है? सबसे पहले एक तो स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा कि भारत के अंदर बहुत सारे डिफेंस जो है एमएसएमई है, स्टार्टअप्स है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है स्टार्टअप्स है, एमएसएमई है, तो उनको बढ़ावा यहाँ पे मिलेगा। फिर दूसरा, दोनों साथ में मिलकर विकास करेंगे और मतलब निर्माण करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। फिर आपूर्ति श्रृंखला है, उसका लचीलापन होगा कि भाई इसमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी दोनों देशों की, ठीक है। फिर बात दूसरे देशों से है वो इतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर, रशिया के ऊपर, बहुत सारी और भी चीजें हैं, ठीक है। तो वार्षिक रक्षा व्यापार मिशन है वो शुरू किया जाएगा। तो एमएसएमई में दोनों देशों के रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप, उन्नत शोधकर्ताओं और एमएसएमई को एक साझा डिजिटल और भौतिक मंच प्रदान किया जाएगा और आपस में जोड़े जाएंगे। स्टार्टअप मतलब भारत का स्टार्टअप और ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप, भारत का एमएसएमई, ऑस्ट्रेलिया के एमएसएमई, इनको आपस में वो जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। फिर देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, उन्नत सेंसर प्रणालियां हैं, सुरक्षित सैन्य संचार नेटवर्क है और अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियां हैं, उनका संयुक्त निर्माण है वो इसमें किया जाएगा। तो बहुत सारे रोबोटिक्स, एआई टूल्स, ठीक है। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जैसे एएमसी भारत विकास करना चाह रहा है, तो हो सकता है कि इनका ज्वाइंट प्रोडक्शन है वो किया जाए, ठीक है। और ये आपूर्ति श्रृंखला है ताकि वो विदेशी आयात के ऊपर निर्भरता है वो कम की जा सके, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलिया से तो हो पर दूसरे देशों से नहीं हो। अब अपन अगला देखते हैं, तट रक्षक बलों के बीच में जो समुद्री सुरक्षा से संबंधित मामले हैं उनको अपन देखेंगे, ठीक है। अब समुद्री सुरक्षा के लिए एक है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप है, उसको अपनाया गया है। इसको क्या कहेंगे अपन? मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप, ठीक है। फिर है भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है आपस में कुछ युद्धाभ्यास है वो साथ में करते हैं। उनमें से मतलब उनके नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो मालाबार है, ठीक है। मालाबार बहुत सारे देशों के बीच में होता है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है। जो क्वेड के जो कंट्रीज है ना उनके बीच में मालाबार नाम का जो है नेवल एक्सरसाइज होती है, ठीक है। फिर एक और ओसी इंडेक्स नाम से है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? ऑस्ट्रा हिंद। ये 3 तरह की जो एक्सरसाइज है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर और देखो जहाज निर्माण और तटरक्षक बलों से संबंधित जो कुछ है वो समझौता इसमें किया गया है। एक तो भारतीय तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलिया के जो मैरीटाइम बॉर्डर कमांड है इनके बीच में परिचालन सहयोग के लिए एक समझौता है वो किया है। मतलब दोनों देशों के जो कोस्ट गार्ड्स टाइप के है ना, कोस्ट गार्ड ही होते हैं ना तटरक्षक बल, तो उनके बीच में समझौता किया है। फिर है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में तेजी को बढ़ावा देने के लिए ये पायरेसी विरोधी अभियान, मानव तस्करी को रोकने और हिंद महासागर में वास्तविक समुद्री जागरूकता के लिए मतलब ये सहयोग है वो काफी काम आएगा। फिर है वो शिप बिल्डिंग और मरम्मत सहयोग। अब दोनों देश है वो साथ में मिलके है वो शिप बिल्डिंग करेंगे और किसी शिप में मान लो कोई रिपेयरिंग करना हो, ठीक है, मेंटेन, रिपेयर और ओवरहॉल जो सेवाएं हैं एक दूसरे को ये प्रदान करेंगे, ठीक है। साथ में जहाजों का रीडिजाइनिंग मतलब सह डिजाइनिंग करेंगे, आधुनिक निर्माण और समयबद्ध एमआरओ सेवाओं में सहयोग, ठीक है। तो एक साथ मिलकर निर्माण भी करेंगे, डिजाइन भी करेंगे, एक दूसरे के रिपेयरिंग वगैरह करनी हो वो भी करेंगे। तो इनके लिए एक समझौता है वो यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है सारा। तटरक्षक बलों के बीच समझौता है, मैरीटाइम जो है रोड मैप इसके ऊपर है, जो अलग अलग यहाँ पे ये तो पहले से ही हो रहे हैं जो सैन्य अभ्यास हो रहे हैं, ठीक है। इससे पहले अपन ने क्या देखा था? रक्षा नवाचार गलियारा है, इसके लिए समझौता है वो हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं व्यापार से संबंधित चीजें देखते हैं। फिर आर्थिक इंजन है ECTA से CECA तक, ठीक है। 2 अलग अलग चीजें हैं। भारत के बीच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता हो रखा है, उसका नाम है ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये कब हुआ था? ये 2022 के अंदर हो गया था, दिसंबर 2022 से ये लागू है। अब ये भारत मतलब ऑस्ट्रेलिया से भारत को जो वस्तुएं आती है उन लगभग उनके वैल्यू के हिसाब से 90% वस्तुओं के ऊपर ये मतलब ड्यूटी फ्री है, मतलब टैक्स नहीं लगता है। और भारत की जो निर्यात होता है 100% वस्तुएं जो निर्यात होती है उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में 0 टैरिफ लगता है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगता, कोई वहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। तो इस समझौते के तहत वो हुआ है और ये समझौता कब हुआ? 9 जुलाई 2022। तो इसको एग्जैक्ट डेट अपन देखेंगे आगे। सॉरी 29 दिसंबर है, मैंने क्या बोला? हाँ मैंने डेट गलत बोल दी थी। 29 दिसंबर 2022 को ये समझौता हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। अब इसे फायदा क्या हुआ? ECTA पूर्व स्तरों के दोगुना ये व्यापार है वो देखो डबल हो गया है। 2022-23 में $26 बिलियन था, अब ये बढ़ गया है लगभग है वो $49 बिलियन हो गया है,
ठीक है, वर्तमान स्थिति 2026 का है ये। कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर है वो हो गया है। अब भारत चाहता है कि, भारत भी चाहता है, ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि ये जो समझौता है ना ये और आगे बढ़े, और ये जो पूरी तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, सीईसीए कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उसमें सेवाएं भी शामिल होती है, उसमें निवेश भी शामिल होता है, ठीक है, उसमें वस्तुओं का जो निर्यात है, आयात है, वो सब कुछ ड्यूटी फ्री होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर है वो बात है, वो चल रही है। दिसंबर 2024 से नई दिल्ली में प्रगति रूपरेखा तैयार है वो की है। अब लक्ष्य क्या है कि 2030 तक हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 100 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंचाना है, ठीक है। फिर है वो दीर्घकालिक निवेश है, उसमें ऑस्ट्रेलिया कंपनियों को भारत में आमंत्रित करना भी इसका उद्देश्य है। अब इस देखो, इस मुद्दे को थोड़ा सा अपन डिटेल में देखें, क्योंकि देखो ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन है वो मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं, ये और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मेरे थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा मैं स्लो चलूंगा अब, ठीक है। तो ईसीटीए से थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। ईसीटीए क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, 29 दिसंबर 2022 को ये लागू हुआ था, ठीक है। तो ये विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत का पिछले एक दशक में पहला प्रमुख मुक्त व्यापार समझौता था। तो ये क्या है, ईसीटी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और ये पिछले दशक के अंदर किसी भी विकसित देश जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, ऐसे देशों में ऑस्ट्रेलिया ही पहला देश है लगभग पिछले दशक का जिसपे ये एफटीए भारत के साथ हुआ है। अब इसके फायदे क्या हुआ, ये एफटीए होने के बाद, जो ईसीटीए होने के बाद 55% व्यापार है वो उसमें उछाल आया है, ठीक है। फिर है इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 2024-25 के अंदर है वो 54.4 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का व्यापार है वो हुआ है, ठीक है। तो ये काफी बढ़ गए, मतलब पहले तो उस टाइम कितना था, 26 था, 2022-23 के अंदर ये काफी बढ़ चुका है, ठीक है। फिर इसमें के अंदर 90% ऑस्ट्रेलियाई वस्तु है वो भारत के अंदर शुल्क मुक्त है मूल्य के हिसाब से, ठीक है। मतलब 100 रुपए का यदि वहां से कोई वस्तुएं भारत में आती है तो उसमें से 90 जो रुपए की वस्तुएं हैं वो ड्यूटी फ्री होती है, 10% के ऊपर टैरिफ है वो भारत में लगता है। फिर उल्टा इसका, भारत से जो वस्तुएं ऑस्ट्रेलिया में जाती है वो 100% शुल्क मुक्त है वो है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत सारा फायदा हुआ है ईसीटीए से। अब धीरे धीरे है वो अपन किसकी तरफ जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। इसको भी अपन देख ही लेते हैं, ठीक है। सीईसी वार्ताओं का सफल पुनरुद्धार, ठीक है। तो पहले देखो, ये सबसे पहले वार्ता इसके बारे में कब शुरू हुई थी, 2011 में शुरू हुई थी। इसके तो पूरा नाम भी देख लो आप, सीईसी क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। और पहले 2011 में इसके ऊपर वार्ता है वो शुरू हुई थी, लेकिन 2016 के अंदर कुछ मतभेद है उनके कारण है वो ये बंद हो गई। फिर 2021 में वापस है वो इसको शुरू किया गया, ठीक है। फिर है बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है ट्रीटी है, उसके ऊपर भी बात है वो चल रही है। कंपनियों को एक सुरक्षित कानूनी विधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत है वो की जा रही है। BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, उसके ऊपर चर्चा है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही है। फिर है वर्ष 2030 तक का भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, वो अपन देख चुके हैं कि भारत 2030 तक कितना है, 100 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो उसको मतलब इतना बढ़ाना चाह रहा है। तो भारत अकेला नहीं बढ़ाना चाह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी बढ़ाना चाह रहे हैं। फिर है वो औद्योगिक पूर्वकता और मेक इन इंडिया को बल। फिर देखो ऑस्ट्रेलिया है वो भारत को बहुत सारी वस्तुएं निर्यात करता है, भारत भी बहुत सारी वस्तुएं ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करता है। वैसे भारत को ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मंगवाता है, बेचता कम है, पर फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत के लिए बहुत जरूरी है, जैसे स्टील निर्माण के लिए कोकिंग कोयला है, कच्चा संसाधन है, मेक इन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर सेवाओं का कूटनीतिक निर्यात है। फिर ऑस्ट्रेलिया भारत को कोयला, तांबा और खनिज निर्यात करता है, जबकि भारत इसके बदले में IT सेवाएं, दवाएं और कुशल पेशेवर की सेवाएं देता है। द्विपक्षीय निवेश स्टॉक कितना है वो अपन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भारत में प्रत्यक्ष निवेश स्टॉक है 17.6 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कंपनियों का निवेश है वो 34.5 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर पार कर गया है। मतलब भारत की कंपनियों का निवेश ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा किया गया है। जैसे आपने वो अडानी वगैरह का देखा होगा, कोल फील्ड्स वगैरह है, वहां पे निवेश किया हुआ है। वहां पे कई जगह विरोध भी हो रहा है इस चीज का, मतलब वो पहले अपन देखते थे। ये तो वो कितना है, लगभग टोटल जो निवेश है भारतीय कंपनियों का 34.5 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा इन दोनों के बीच में अंतर है वो देख लेते हैं। ये वैसे अपने जो पढ़ा है वही है, अलग नहीं है, इसको थोड़ा डिफरेंस फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ECTA है, उधर CECA है।
अब ECTA में क्या है, सबसे पहले वर्तमान स्थिति अपन देखते हैं कि ये 29 दिसंबर 2022 से लागू है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। फिर जो CECA है इसके ऊपर नेगोशिएशंस चल रहे हैं और जल्दी पूरा करने के निर्देश है वो दिए गए हैं। अब लागू कब होगा वो अभी तक अपन को पता नहीं है। ये फिर है प्रभाव और लक्ष्य क्या है इसके, देखो ECTA लागू होने के बाद 55% व्यापार में वृद्धि हुई है, ये अपन देख लेते हैं पिछली स्लाइड में। और जो CECA का जो लक्ष्य कितना है कि $100 बिलियन 2030 तक अपन को व्यापार बढ़ाना है। फिर अपन अगला देखते हैं व्यापारी का आंकड़े कितने हैं कि वर्ष 2024-25 में व्यापार $54.4 बिलियन का हो गया है, ठीक है। फिर ECTA में अधिक महत्वाकांक्षी संतुलित और भिन्न भिन्न वाली साझेदारी होगी। मतलब जो CECA होता है ना उसमें क्या है कि ECTA से और ज्यादा बेटर स्थिति होगी, दोनों देश है वो फायदे में रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक देश को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है। विन विन सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि दोनों देशों को कुछ न कुछ फायदा है वो मिलेगा। उसके बाद टैरिफ लाभ, तो अभी है वो भारत के जो 100% माल है और ऑस्ट्रेलिया के 90% माल है वो ड्यूटी फ्री है। और जो CECA लागू हो जाएगा ना तो इसमें सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रह के इसमें सेवाएं और निवेश में व्यापक पहलुओं को भी ये कवर करेगा। ये सेवाओं को भी कवर करेगा, निवेश को भी कवर करेगा। मतलब बिना किसी बाधा के आप निवेश कर पाएंगे, बिना किसी बाधा के आप है वो सर्विसेज का ट्रेड भी कर पाएंगे। सिर्फ वस्तुओं का ट्रेड ही फ्री नहीं होगा, सेवाओं का भी फ्री होगा इसमें, ठीक है। फिर इसमें अपन देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह एक दशक में किसी विकसित पश्चिमी अर्थव्यवस्था के साथ भारत का पहला FTA है, ये अपन देख चुके हैं। ये दोनों भी देख चुके हैं कि वार्ता देखो 2011 में CECA की शुरू हुई थी, 16 के अंदर बंद हो गई, अब वापस 21 के अंदर वापस है वो शुरू की गई है, पुनः बहाल है वो की गई है। फिर है हालिया प्रगति, अपन देखते हैं कि भारत वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया का 5वां सबसे बड़ा समग्र व्यापारिक भागीदार देश है। ऑस्ट्रेलिया का 5वां सबसे बड़ा है, ठीक है। अब भारत का ऑस्ट्रेलिया काफी वो शायद मुझे लग रहा है 10 से भी बाहर है। तो फिर दिसंबर 2024 में स्टॉक टेक बैठक में इसने तकनीकी मसौदे की समीक्षा है वो की है, किसकी CECA के बारे में है वो, उनके मसौदे के ऊपर वो चर्चा की गई है। ये तो ये दोनों के बीच में अपन ने अंतर देख लिया है। अब देखते हैं अपन, देखो भारत है वो ऑस्ट्रेलिया को क्या निर्यात करता है, ऑस्ट्रेलिया भारत को क्या निर्यात करते हैं। तो ये अपन ने वैसे पिछली स्लाइड में थोड़ा सा देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो भारत को क्या चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का निर्यात है वो इस्पात निर्माण के लिए कोकिंग कोयला चाहिए, ठीक है। ऐसा कोयला जिससे आप है वो मतलब आयरन को गला सको और उससे है वो स्टील निर्माण कर सको। फिर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए अपन को। क्रिटिकल मिनरल्स क्या क्या होते हैं, लिथियम होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, ये सब इनको अपन क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भारत के पास थोड़े कम है, ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा है। तो अपन ने एक ऐसा क्या है कि क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर है उसका विकास किया है ताकि भारत के अंदर है वो ये इन क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है वो उसको बढ़ाई जा सके। फिर स्वच्छ ऊर्जा के लिए वाणिज्यिक यूरेनियम है वो ऑस्ट्रेलिया भारत को दे रहा है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं भारत निर्यात क्या क्या करता है, उच्च स्तरीय IT सेवाएं देता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। भाई भारत के अंदर क्या है, भारत का IT सेक्टर काफी डेवलप है। आपकी भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, TCS है, ठीक है, ये बहुत सारी विप्रो वगैरह है, ये तो अपनी सर्विसेज है वो दूसरे देशों को प्रदान करती है। फिर एक कुशल इंजीनियरिंग पेशेवर और मानव संसाधन है वो भारत देता है, क्योंकि भारत में खूब जनसंख्या है, कुशल संसाधन भी खूब है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कमी है लोगों की, कुशल दो लोगों की। तो दवाइयाँ और मेक इन इंडिया निर्मित वस्तु है। फिर भारत है वो वर्ल्ड की फार्मेसी कहते हैं भारत को वैसे भी, ठीक है। तो और मेक इन इंडिया में निर्मित वस्तु है उनको वहाँ पे निर्यात किया जाता है। फिर रणनीतिक परिणाम क्या है, भारत सबसे विश्वसनीय भागीदार है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कंपनियों का कुल निवेश है वो 34.5 बिलियन, ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है रणनीतिक परिणाम, इधर भारत का निर्यात है उसको देखते हैं। 14 बिलियन US डॉलर का व्यापार घाटा नकारात्मक नहीं है। मतलब भारत को कितना का व्यापार घाटा होता है, 14 बिलियन जो है US डॉलर, हाँ US डॉलर का होता है, ठीक है। पर देखो इसको आप घाटा नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सारी जो वस्तु है ना, कोकिंग कोयला है, EV के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो यूरेनियम है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप घाटा खा के भले कितना ही घाटा हो पर ये अपन को लेना ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भारत के लिए क्या है, कच्चे माल की गारंटी है। तो कम से कम कोई कच्चा माल की गारंटी तो दे रहा है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई बैन लगा के बैठ गया, नहीं दूंगा ही नहीं तुझे। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका की तरह है वो धमका तो नहीं रहा है, कम से कम। अमेरिका तो क्या है, धमका धमका के भारत से काम करवाता है। पर भारत से क्या, वो दुनिया के किसी भी देश से वो धमका के ही करवाता है। ईरान की तो हालत ही खराब कर रखी है। उसके बाद अपन देखते हैं अगला जो निवेश से संबंधित है, निवेश और पेंशन फंड। तो ऑस्ट्रेलिया का एक है ऑस्ट्रेलियन सुपर नाम का एक जो है पेंशन फंड है।
वो भारत के NIIF में निवेश कर रहा है। NIIF क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ठीक है। तो ताकि मतलब निवेश आगे और निवेश किया जा सके उसके लिए फंड बना हुआ है, उसमें ये निवेश करेगा। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन सुपर। कितना करेगा? 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ये निवेश करेगा। इसके लेकर समझौता घोषणा हुई है, ठीक है। फिर इधर अपन देखते हैं एक और, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, स्वच्छ ऊर्जा है, सड़क, बंदरगाह, रेलवे, इनके लिए भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सुपर एनुएशन क्षेत्र है, ठीक है। उसमें 4 ट्रिलियन डॉलर का है वो निवेश भारत में किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे एक तो कम कार्बन उत्सर्जन होगा, एल्यूमिनियम विकास होगा, हरित पहलों है और निवेश सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। इसको अपन अगली स्लाइड में थोड़ा सा ढंग से देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो काफी यहाँ पे विजुअल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 ट्रिलियन US डॉलर का पेंशन पूल है, ठीक है। तो ये विशाल पूंजी का स्रोत है। ये ऑस्ट्रेलिया का विशाल सुपर एनुएशन पेंशन क्षेत्र 4 ट्रिलियन US डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सड़क, बंदरगाह और रेलवे में आमंत्रित किया है। फिर मोदी जी ने कहा है कि आपके पास इतना सारा पैसा पड़ा है, इतना सारा फंड पड़ा है, पूंजी पड़ी है, आप आइए और भारत के अंदर निवेश कीजिए, मेक इन इंडिया कीजिए, इन्वेस्ट इन इंडिया कीजिए। तो इन्होंने तैयारी कर ली है कि ये वो 4 ट्रिलियन US डॉलर है वो खर्च करेंगे। पैसा कहाँ कहाँ करेंगे? बंदरगाह क्षेत्र में करेंगे, ये सड़क क्षेत्र में करेंगे, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में करेंगे, ठीक है। फिर दीर्घकालिक स्थिरता के रूप में ये करेंगे, सॉरी, ठीक है, ताकि इनको भी हाई रिटर्न मिले, भारत को भी फायदा हो। और ये अपन ने देख लिया 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सुपर, जो ऑस्ट्रेलियन सुपर का है वो यहाँ पे निवेश किया जाएगा। किसमें? NIIF में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है, उसमें निवेश किया जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगला क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर के बारे में। ये क्या है? ये ऊर्जा संक्रमण और सुरक्षा के लिए कोयले से लेकर स्वच्छ ऊर्जा तक उसके लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है, क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर। मतलब उसके ऊपर है वो सहमति बनी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ऊर्जा सुरक्षा फ्रेमवर्क, कोयले व LNG की निरंतर आपूर्ति के लिए और सेमीकंडक्टर और EV के लिए क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर। ये किसके लिए? सेमीकंडक्टर और EV के लिए है, क्या है? क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर है। और ऊर्जा सुरक्षा फ्रेमवर्क किसके लिए है? कोयला व LNG। LNG क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया भारत को कोयला देता है, LNG देता है, ठीक है। अब है वो क्रिटिकल मिनरल है वो देगा। क्रिटिकल मिनरल क्या होता है? कोबाल्ट होता है, निकल होता है, ठीक है। ये सब ये क्या होता है? लिथियम वगैरह है, अपन देख चुके हैं ये। फिर भारत को ये नागरिक परमाणु ऊर्जा देगा, यूरेनियम प्रदान करेगा, ये अपन देख ही चुके हैं, 12 वर्षों के बाद है, 28% यूरेनियम के भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। फिर है हरित जो है टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ समझौते हैं वो भारत ने किए हैं। गुजरात के अंदर जॉइंट रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी है, उसकी स्थापना है वो यहाँ पे की जा रही है। इससे क्या होगा? ये PM जो सूर्य घर योजना है ना, उसके लिए ये काफी उपयोगी होगी। उसके लिए सोलर प्लेटें वगैरह बनेगी, बैटरियां वगैरह बनेगी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास है, उसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। ये ट्रेनिंग एकेडमी है ना, तो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये समझौता है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में भी देख सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर है, तो ये किसके लिए? सेमीकंडक्टर निर्माण। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना आप, है ना, ये सवाल इसमें से आएगा ही आएगा। मोबाइल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकल की प्रचुर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग और अपूर्व विस्तार मिला है। तो इन दोनों देशों ने एक विशेष क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर के विकास की घोषणा की है। जब भारत ने विनिर्माण उद्योगों को खनन से लेकर अंतिम उत्पाद तक लक्षित आपूर्ति श्रृंखला है वो प्रदान करेगा। इससे भारत का जो है एक तो सेमीकंडक्टर उद्योग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो उद्योग है, उसको काफी बढ़ावा मिलेगा, उसके लिए काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, ये चाइना में ज्यादा होते हैं, और चाइना है वो जब चाहे तब उसके ऊपर बैन लगा लेता है। अभी बीच में है वो लिथियम के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया चाइना ने। तो जो देश वहां से आयात करते हैं लिथियम वगैरह, उनके लिए समस्या हो जाती है। चीन पर भारत की सेमीकंडक्टर और EV निर्माण की आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता कूटनीतिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक कम होगी। इसकी तो ऑस्ट्रेलिया के जो साथ जो कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर, ठीक है, तो उससे काफी फायदा है वो अपन को मिलेगा। फिर देखो एक है पैक्ट्स नाम का एक समझौता है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। ये पैक्ट्स का पूरा नाम क्या है? पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन्स। ये तो इसको आधिकारिक रूप से है वो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो साइबर हमले हैं उनसे दोनों देशों की जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको सुरक्षित रखना, ठीक है। तो इससे कोई साइबर अटैक है उनको रोका जाएगा। फिर एनर्जी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वो अपन देख चुके हैं,
के तहत कोयला, डीजल, एलएनजी और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों की विश्वसनीय और निरंतर आपूर्ति की प्रतिबद्धता है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दी गई है। ठीक है, उसके कौन सा फ्रेमवर्क है? एनर्जी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इसके ऊपर भी समझौता ज्ञापन हुआ है। तो ये देखो, ये पैक्ट्स है वो आपको ध्यान रखना है, पैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो नीचे यहाँ पे लाइनें लिखी होती है, लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसी अति संवेदनशील धातु प्रणाली में भारत और ऑस्ट्रेलिया की आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को दर्शाता है। ये पैक्ट्स इस आपूर्ति को है वो साइबर सुरक्षा प्रदान करेगा। ये जो आपूर्ति होगी ना इन सब की, पैक्ट्स वो है एक ऐसा मतलब ऐप टाइप या फिर एक जो है सुरक्षा साइबर सिक्योरिटी का एक सिस्टम है। ठीक है, तो ये सब जो है इसकी डिलीवरी को है वो सुरक्षित रखेगा, साइबर थ्रेट्स को रोकेगा। इसको अपन है वो थोड़ा सा विजुअल्स में देख लेते हैं। एक तो पैक्ट समझौता है वो अपन देख ही चुके हैं। फिर देखो एक वैज्ञानिक नवाचार और स्टार्टअप के लिए एक फंड है, रणनीतिक अनुसंधान कोष, ठीक है, AISRF, ठीक है, और राइज एक्सीलरेटर, नीति आयोग और CSIRO के बीच में स्टार्टअप और तकनीकी लेने का एक समझौता हुआ है। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड है वो स्थापित किया गया, और एक राइज एक्सीलरेटर नाम से है वो किसके बीच में? नीति आयोग और वहाँ का एक ऑस्ट्रेलिया का जो संगठन है CSIRO, इनके बीच में एक समझौता हुआ है। फिर अपन इधर देखते हैं ACITI, इसको अपन आगे भी देखेंगे। 3 देशों के बीच में एक समझौता हुआ है, ये भारत के बीच में, ठीक है, मतलब हाँ, भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो इसको अपन ऐसे दिखाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत। ACITI के बीच सुरक्षित तकनीकी और उन्नत सेमीकंडक्टर डिजाइन के आदान प्रदान के लिए एक बहुपक्षीय मंच बनाया गया है। किसके लिए बीच में? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत, इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ है। उसका नाम क्या है? ACITI। ये किसके लिए है? तो इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन है उनके आदान प्रदान के लिए है, और सुरक्षित तकनीक है उनको उन्नत तकनीकों को ट्रांसफर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। फिर जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए भी इन्होंने कुछ किया है। जलवायु परिवर्तन के बीच में वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास के लिए संयुक्त कृषि अनुसंधान है वो किया जा रहा है। दोनों देश मिलके है वो जॉइंट एग्रीकल्चर है वो रिसर्च कर रहे हैं, ताकि ऐसी फसलों का विकास किया जा सके जो मतलब कि सूखा भी झेल सके, फिर ज़्यादा बारिश हो रही है उसको भी झेल सके। तो शायद जो भी समस्याएं आ रही है दोनों देशों के सामने, उनका समाधान है वो किया जा सके, और फूड सिक्योरिटी को हासिल है वो किया जा सके। तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ये अपन देख चुके हैं बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कई चीजों को। ठीक है, 2024 में शुरू हुई कौन सा? रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप। ठीक है, ये कब हुई? 8 महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा श्रेणियों पर केंद्रित है। फिर एक जॉइंट रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी है वो स्थापित कहाँ पे? गुजरात के अंदर की जा रही है। तो विश्व स्तरीय सौर प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण है वो प्रदान करेगी। फिर ये सूर्य घर योजना है, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्किल देने का ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, फिर पैक्ट्स के बारे में अपन देख चुके हैं। ये 5G और 6G संचार नेटवर्क के सह विकास पर काम कर रहा है, और ये जो कॉरिडोर है मिनरल कॉरिडोर, उसको सिक्योरिटी है वो प्रदान करेगा, साइबर सिक्योरिटी प्रदान करेगा। फिर जो अपन ने देखा था 3 देशों के बीच में ACITI, इसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन नाम से ये एक सहयोग ढांचा है। ठीक है, ये त्रिपक्षीय मंच तीनों लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में संवेदनशील तकनीकों के सुरक्षित आदान प्रदान, भाई आप कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान करने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया है। संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान को नई शक्ति प्रदान ये करेगा। और ये पैक्ट्स है, ये क्या है? 5G और 6G संचार नेटवर्क के सह विकास पर काम कर रहा है, ताकि है वो साइबर सिक्योरिटी है वो प्रदान की जा सके। फिर अपन देखते हैं मानव पूंजी और शिक्षा के बारे में, प्रतिभाओं का जो निर्बाध प्रवाह है उनके बारे में, और बहुत सारी जो ऑस्ट्रेलिया है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भारत के अंदर खोल रहा है। विश्व की अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, उनके कैंपस भारत में खोलने की परमिशन है वो सरकार ने दे दी है। ये तो अपन देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी खुलेगी। ये फिर गिफ्ट सिटी है गुजरात के अंदर, वहाँ पे एक तो डेक्कन यूनिवर्सिटी और फिर वोलोंगोंग, ये स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने वाले दुनिया के पहले विदेशी विश्वविद्यालय होंगे, जो कहाँ पे? गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी के अंदर अपना कैंपस है वो स्थापित करेंगे। फिर है बेंगलुरु के अंदर है फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी को स्वतंत्र कैंपस के लिए लेटर ऑफ इंटेंट है वो दे दिया गया है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं गुरुग्राम, जो गुड़गांव जिसको पहले कहते थे अपन, इसके अंदर विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को नया शैक्षणिक परिसर खोलने की प्रशासनिक मंजूरी यहाँ पे दे दी गई है। फिर एक और है भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में क्या खोला गया है? WHFA नाम की कोई संस्था है के सहयोग से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग ऑफ माइनिंग
तो माइनिंग से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो भुवनेश्वर के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित है वो यहाँ पे किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक WHFN नाम का संस्थान है, उसके सहयोग से ये स्थापित है वो यहाँ पे किया जाएगा माइनिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये तो ये हो गई चीजें। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं कि देखो शिक्षा के लिए है 4.4 बिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है वो शिक्षा निर्यात है वो होता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1,20,000 भारतीय छात्र है वो वहाँ पे रहते हैं, मतलब शायद चाइना के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा समूह यही है। फिर दोनों देशों ने एक दूसरे की डिग्रियों को मान्य किया है कि भारतीय डिग्रियां ऑस्ट्रेलिया में मान्य होगी, ऑस्ट्रेलिया की डिग्रियां भारत में मान्य होगी। तो वैसे पहले देखो दूसरे बड़े देशों की, विकसित देशों की डिग्रियां तो भारत में मान्य है ही है, कोई इतना दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। भारत की डिग्रियां है वहाँ पे मान्य शायद कम थी, वैसे MBBS वगैरह की तो मान्य थी, इसलिए तो भारत के डॉक्टर वगैरह इंजीनियर्स वगैरह बाहर जाके कार्य है वो करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो चल रहा है उसके लिए। अब अपन देखते हैं आगे, ये चीजें देख चुके हैं, ये सारी चीजें अपन है वो वहां पे देख चुके हैं, इसमें वो वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अपन देखते हैं अंतरिक्ष सहयोग, समुद्र से लेके अंतरिक्ष का सहयोग। अब भारत का एक मिशन है गगनयान मिशन, जिसमें भारत की अपनी तरफ से है वो कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक है वो वहाँ पे कुछ सिस्टम बनाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक है कोकोस किलिंग द्वीप, वहाँ पे रियल टाइम डेटा देने के लिए इसरो का एक ट्रैकिंग स्टेशन है वो बनाया गया है अंतरिक्ष क्षेत्र में। गगनयान मिशन को रियल टाइम डेटा देने के लिए कोकोस किलिंग द्वीप पर इसरो का ट्रैकिंग स्टेशन, कहाँ पे, कोकोस किलिंग द्वीप नाम से है ऑस्ट्रेलिया में। फिर अंतरिक्ष यात्रा को सुरक्षित क्रू रिटर्न पर ऐतिहासिक समझौता और 18 मिलियन AUD की स्पेस फंडिंग है वो ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो यहाँ पे जो वापस जो क्रू लौटेगा ना उसको सुरक्षित वापसी के लिए भी समझौता है वो किया गया है। फिर अपन देखते हैं समुद्र के लिए देखो अपन पढ़ चुके हैं ये चीज कि ICG जो भारत का इंडियन कोस्ट गार्ड है, अमेरिका जो ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट गार्ड है, उनके बीच में एक है मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप है वो बनाया गया है। फिर भारत के जो जहाज है उनकी सह डिजाइनिंग की जाएगी, बहुत सारे जो वहाँ पे समुद्र के अंदर जो संयुक्त युद्धाभ्यास होते हैं, ठीक है, वो चल रहे हैं। कौन से 3 नाम अपन ने देखे थे, एक तो मालाबार था, एक OSI इंडेक्स है, एक ऑस्ट्रिया हिंद है। तो ये कुछ सेनाभ्यास है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होते हैं। तो ये अपन देख चुके हैं। तो कोकोस किलिंग द्वीप आपको ध्यान रखना है, किससे संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, और यहाँ पे रियल टाइम डेटा देने के लिए ट्रैकिंग स्टेशन है वो लगाया जाएगा। फिर वही चीज है कोकोस किलिंग स्टेशन देख चुके हैं अपन। गगनयान के लिए कौन कौन से सपोर्ट दिए जाएंगे, प्रोवाइडिंग क्रिटिकल ग्राउंड सपोर्ट, रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग किया जाएगा, क्रू रिटर्न, इमरजेंसी असिस्टेंट यहाँ से दिया जाएगा। फिर इंडिया हिस्टोरिक मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन है ये तो अपन को पता ही है। फिर और भी देखो कुछ चीजें हैं यहाँ पे हुई है। स्ट्रेटेजिक पोस्चर है वो दोनों के बीच में बना है कि डीपनिंग पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन बिटवीन इसरो एंड द ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। भारत का जो स्पेस एजेंसी कौन सी है, इसरो है, और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी AS है, उनके बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। फिर है एक स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट, तो स्पेस के अंदर कचरा हो जाता है ना, ये जैसे पुराने सैटेलाइट है, तो इस तरह की तो चीजें हैं ना, तो उसको मैनेज करने के लिए भी एक समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कमिटेड टू 18 मिलियन AUD इन डेडिकेटेड साइंटिफिक फंडिंग, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए, स्पेस डेब्रिस है उसको मैनेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 18 मिलियन का एक फंड है वो स्थापित किया है। तो वो दोनों मिलके, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलके इस पे काम करेंगे। फिर है अपन एक चीज देख चुके हैं पहले ही, AISRF, तो इसके ऊपर मैंने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। ये कब से शुरू किया गया है, 2005 से है वो शुरू किया गया, और ये अब लगातार है वो चल रहा है। फिर राइज एक्सीलरेशन नाम से है ये। फिर एक है सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, संयुक्त अनुसंधान है वो चल रहा है। फिर नीति आयोग का एक अटल इनोवेशन मिशन है, और ऑस्ट्रेलिया के CSIR है, इनने 2023 में एक समझौता किया, इसके तहत दोनों देश ने कृषि वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन की स्थिति में सूखा प्रभावित फसलों के विकास पर काम कर रहे हैं। तो किसके तहत, एक तो अटल इनोवेशन मिशन और एक सिसरो, ये उनके बीच में 2023 में समझौता हुआ था कि हमें वो ऐसे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या फिर उसके प्रभावों को कम करने के लिए ऐसी फसलें विकसित करेंगे जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित नहीं हो। फिर इधर देखते हैं अपन, इसरो के बीच में ये सारी चीजें अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इनमें बात करने की जरूरत है नहीं।
अब थोड़ा सा अपन वहां की जनता का देख लेते हैं कि भारत की कितनी जनता है वो वहां पे रहती है। 10 लाख 1 मिलियन लोग है वो भारत के वहां पे रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी कितना है? 10 लाख से अधिक प्रवासी है वहां पे। तो अब 2021 के अंदर जनगणना हुई थी, उसमें कितने 9,76,000 लोग हैं वो भारत के वहां पे। काउंटिंग हुई है उनकी। वो टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.6% है। और वहाँ के जो भाषाई प्रभाव प्रभाव है उसमें पंजाबी का प्रभाव काफी ज्यादा है, क्योंकि पंजाब के लोग हैं, उनके फेवरेट डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया उनके फेवरेट है। ये तो हिंदी शीर्ष 10 भाषाओं में शामिल है। पंजाबी सबसे तेज गति से बढ़ने वाली भाषा वहां पे हो गई है। ये फिर मोदी जी ने वहां पे भाषण दिया है। वहां पे एक मार्वल स्टेडियम है, वहां पे 10 लाख तो नहीं है, 30,000 कुछ थे, 30,000 लोग थे वहां पे। 30,000 लोगों के सामने मोदी जी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जो भारत के जो इंडियन डायस्पोरा लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है, उनको कहा कि भाई आप है वो दूध में चीनी की तरह हो, ठीक है। और दूध, जैसे आपने पूरा वो भाषण भी देखा होगा, न्यूज में काफी चल रहा है, फेमस भी हुआ, ठीक है, कि आप चाय में दूध तो ऑस्ट्रेलिया का यूज करते हो, पर अंदर चाय है वो भारत की यूज करते हो, मतलब देसी तड़का लगाते हो। सब्जियां आप ऑस्ट्रेलिया की यूज करते हो, पर तड़का है वो भारतीय लगता है। मतलब वहां पे एक साझी संस्कृति है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। और वो ऑस्ट्रेलिया मान लो एक पूरा दूध है, तो उसमें आप है वो चीनी की तरह, वो एक ऐसा मिठास है वो घोल रहे हो। तो ऐसी तुलनाएं है वो मोदी जी ने वहां पे की है, ठीक है। तो उन्होंने भारतीयों की तारीफ की है वहां पे। फिर देखो प्रवासियों का प्रभाव और खेल कूटनीति है। खेल कूटनीति के ऊपर भी काफी फोकस है वो किया है, उसको अपन देखेंगे। ये अपन देख चुका, 30,000 प्लस प्रवासियों का उत्साह है वो वहां पे था मार्वल स्टेडियम में। 10 लाख से अधिक प्रवासी वहां पे रहते हैं। 26%, 2.6% है वहां के। फिर बुनियादी ढांचे में घनिष्ठ सहयोग। 2030 राष्ट्रमंडल खेल, ये अपन आगे देख लेंगे ना। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल होंगे। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक होगा। 2036 में भारत है वो ओलंपिक खेलों की दावेदारी कर रहा है। तो भारत इनका सहयोग करेगा। पहले तो जो राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ खेल है, उनकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। फिर 2032 में ब्रिस्बेन के अंदर ओलंपिक होंगे, उनका भारत है वो सहयोग करेगा, समर्थन करेगा। अब 2036 के अंदर भारत चाहता है कि ओलंपिक खेल है वो भारत में हो, तो इसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया की सहयोग चाहता है। फिर बहुत सारी चीजें हैं जो राष्ट्रीय विरासत थी भारत की, जो ऑस्ट्रेलिया में चली गई थी, उनको वापस है वो लौटाया गया है। चोल काल में बहुत सारी जो चीजें थी, जो भारत की जो फेमस विरासत थी, उसमें से क्या क्या है? एक तो चोल राजवंश काल की ग्रेनाइट की नंदी की मूर्ति, फिर 11वीं सदी की दुर्लभ कांस्य त्रिशूल, भद्रकाली की जो त्रिशूल थी, फिर है 12वीं सदी का दुर्लभ स्कंद मूर्ति, स्कंद यानी जो कार्तिकेय होते हैं, उनकी मूर्तियां थी जो ऑस्ट्रेलिया में चली गई थी, उनको वापस है वो लौटाया गया है। फिर भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट नेशंस अवशेषों को सम्मानजनक स्वदेश वापसी। अब चेन्नई के अंदर ऑस्ट्रेलिया के कुछ है वो फर्स्ट नेशंस के अवशेष है वो भारत में अंदर थे, वो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वापस देने का है वो वादा किया है, ठीक, समझौता किया है उसको लेके। अब देखो वहां पे है मेलबोर्न का एक स्टेडियम था, मार्वल स्टेडियम। वहां पे मेलबोर्न मीट मोदी नाम से एक है वो सामुदायिक कार्यक्रम स्थापित किया, उसमें 30,000 से अधिक लोग आए, ठीक है। फिर वहां पे जो वहां की जो गवर्नर थी जेसिंडा एलन, ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत वो देश है जिस पर हम अटूट भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भारत के ऊपर पूरा भरोसा जताया है, ठीक है। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो पब्लिकली इस तरह से कहना। फिर अपन इधर देखते हैं, ये देखो जो ये मूर्तियां वगैरह वापस लौटाए हैं, इनके बारे में डिटेल दी गई है, आप डिटेल में देख सकते हो। फिर भारत सरकार ने चेन्नई संग्रहालय के अंदर क्या है रखे हुए, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी फर्स्ट नेशंस पूर्वज के अवशेषों को पूरे सम्मान के साथ स्वदेश वापसी भेजने की पूर्ण सहमति है वो जताई है। तो फर्स्ट नेशंस क्या है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है, उनके अवशेष है, उनको वापस भेजा जाएगा। और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीय अवशेष है, जो वहाँ की विरासत है, उनको वापस है वो लौटाया गया है। पता नहीं मोदी जी जहाँ भी जाते हैं ऐसे कुछ अवशेष है वो वापस लेके आते हैं। अब आप, हो सकता है पहले से प्लान्ड हो ये चीजें, नहीं भी हो सकती है। मतलब ये दोनों कोई भी देश होता है ना, दो देशों के बीच में ये थोड़ा सा जो है नजदीकी बढ़ाता है, ये तो इस तरह की चीजें होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।
अब देखो जो महासागर नाम का एक विजन है, ये महासागर रीजन का पूरा नाम क्या है यहाँ पे हिंदी में, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास है तो पारस्परिक और समग्र उन्नति, महासागर। ठीक है, तो ये एक पहल है जिसमें दोनों देश जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें सिक्योरिटी बनाने के लिए, जो फ्री मूवमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए साथ में मिलकर है वो कार्य करते हैं। भारत जैसे, भारत का क्या रोल है, भारत जब भी आसपास कोई भी समस्या आती है किसी भी देश के अंदर तो सबसे पहले रेस्पॉन्ड करने वाला देश है वो भारत होता है। तो भारत ने ऐसे बहुत सारे मिशन है वो चलाए हैं, ऑपरेशन सागर बंधु जो मालदीव वगैरह में चलाया था, ठीक है, फिर ऑपरेशन बर्मा है, मानवीय सहायता है वो इसमें दी गई थी म्यांमार वगैरह में, ठीक है, फिर मालाबार ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत यहाँ पे करता है। तो ये सब क्या है, ये सब ऑपरेशन जो नहीं, जो एक महासागर विजन है हिंद प्रशांत का, उसके तहत है वो भारत जो अपना सहयोग है वो दूसरे देशों के बढ़ाने के लिए बिना किसी स्वार्थ के ये भारत है वो कार्य करता है। नहीं है ये तो सिद्धांत क्या है, नागरिक देवो भव। भारत संकट के समय प्रथम प्रत्युत्तर करता है, जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में बिना भेदभाव के सहायता है वो हमेशा करता है, ताकि है वो क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा मिल सके, विकास हो सके, पारस्परिक और समग्र उन्नति है वो स्थापित हो सके। ये इसके बाद देखते हैं अपन कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सहयोग है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। जो खेलों के खेल कूटनीति बढ़ा, कौन सा, खेल कूटनीति, खेल कूटनीति वो अपन देख ही चुके हैं अभी, पैसे पिछली स्लाइड में देखा था, या थोड़ा सा वापस देख लेते हैं कि 2030 के अंदर है वो राष्ट्रमंडल खेल होंगे, उसकी तैयारी में घनिष्ठ सहयोग है वो दोनों देश कर रहे हैं। 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक खेल है, उसके लिए साझेदारी शुरू की है। 2036 में भारत चाहता है कि हमारे यहाँ पे ओलंपिक खेल हो, ठीक है, तो उसके लिए भारत भी चाहेगा कि वो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया घनिष्ठ संबंध निभाए। तो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी की ऊर्जा दोनों राष्ट्रों को उज्जवल भविष्य की ओर संचालित है वो कर रही है। तो ये फायदा है वो भारत को मिलेगा आगे होके। अभी पता नहीं, मेरे से मुझे याद नहीं है, अभी ऑस्ट्रेलिया में कोई गेम है वो शुरू हुए थे जिसमें मोदी जी ने उनकी वो हरी झंडी दिखाई थी, मैं भूल गया उसका नाम। अब देखते हैं अपन, देखो दोनों देशों के है वो दूरगामी प्रभाव क्या होंगे, जो रणनीतिक साझेदारी हो रही है उसके लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होने वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं। संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ रही है, ये फिर है 2047 तक परमाणु लक्ष्यों की गति है वो भारत को मिलेगी। हिंद प्रशांत का है वो सुरक्षा स्तंभ है वो मजबूत होगा, ये साझा समृद्धि का है वो आधार है वो डेवलप हो रहा है। तो इनको अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध अब केवल पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा, नवाचार, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील कूटनीतिक क्षेत्रों में प्रवेश है वो कर चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि भारत और कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर निर्भरता, ऑस्ट्रेलिया की भारत के ऊपर निर्भरता है वो लगातार बढ़ रही है। भारत को वो एक मेक इन इंडिया के लिए कच्चा माल है वो प्रोवाइड कर रहा है, भारत को यूरेनियम है वो प्रदान कर रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स है वो प्रोवाइड करने का है वो लगातार समझौते है हो रहे हैं। फिर 2047 तक भारत की जो 100 गीगावाट ऊर्जा जो न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त करने का जो ड्रीम है, ये जो विजन है, उसको पूरा करने में ऑस्ट्रेलिया का है वो सहयोग बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। फिर है वो हिंद प्रशांत सुरक्षा है, इसमें दोनों देश वैश्विक शांति, स्वतंत्र नौवयन और एक नियम आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए रक्षा मोर्चे पर पूरी एकजुटता के साथ है वो खड़े हैं। चीन की जो आक्रामकता यहाँ पे बढ़ रही है, ICBM का जो टेस्ट है वो लगातार चीन कर रहा है, ठीक है, और इसके लिए है वो दोनों देश है वो मिलके कार्य कर रहे हैं। फिर है साझा समृद्धि का आधार। द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए हितकारी है, बल्कि यह संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षित और समग्र विकास के लिए एक सशक्त वैश्विक सुरक्षा स्तंभ है वो प्रदान करता है, ठीक है। तो ये दोनों लोकतांत्रिक देश है, दोनों लोकतांत्रिक देशों के लिए इस तरह का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने दरवाजे खोल के रखता है। अब CECAP के ऊपर बात चल रही है, ECTA जो पहले 2022 में साइन हो चुका था, तो ये जब हो जाएगा तो फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मैं भी यही चाहता हूँ, या फिर आप सब भी यही चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, तो काफी फायदा होगा। तो इस तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो रणनीतिक साझेदारी का और अभी जो शिखर सम्मेलन हुआ है मेलबोर्न के अंदर, उसमें जो जो समझौते हुए उन सब के ऊपर अपन हमने बात की है। तो आप सब इसको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, और इस PPT को आप है वो डाउनलोड कर लेना। मैं इसको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, थ्रू सिविल्स IAS नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से डाउनलोड करके आप है वो इसको पढ़िएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और IAS मेंस के अंदर इसमें से क्वेश्चन है वो मुझे लगता है आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी जो मेंस होने वाला है
थोड़े दिनों में। तो करंट अफेयर्स का ये चर्चित मुद्दा है ये। और देखो इंडोनेशिया के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर, क्योंकि न्यूजीलैंड एक छोटा छोटा देश है तो उसके ऊपर ज़्यादा है वो बनता नहीं है ये। और इंडोनेशिया को भारत है वो ब्रह्मोस दे रहा है ये। तो इंडोनेशिया भारत का एक बड़ा भागीदार देश है। तो इसके ऊपर मैं एक क्लास तैयार करूंगा आपके लिए ये। तो आप इसको पढ़िएगा, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।